Hmm. Good evening. Good evening. I think we'll not wait. We'll start with the introductory part. I would like to welcome everybody. मैं डॉक्टर अंजू मेहरोत्रा कड़ू, सेक्रेटरी हीमोफीलिया सोसाइटी नागपुर चैप्टर। आप सबका वर्ल्ड इंटरनेशनल विमेंस डे पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा हम आज इस विमेंस डे के बारे में बात कर लेते हैं, हम क्यों इकट्ठा हुए हैं और किस लिए इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि 8 मार्च जो है पूरे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हमको इक्वल दर्जा दिया जा सके विमेन को मेन के साथ में। और ये स्टार्ट कब से हुआ था? ये 1909 से स्टार्ट हुआ था कि जब जो है विमेन के राइट के बारे में आवाज उठाई गई थी, क्योंकि विमेन काम करते थे, उनको जो दबाया जाता था, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, तब ये दिवस शुरू किया गया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने इसको 1975 से सही तरीके से सेलिब्रेट करना शुरू किया है। विद दिस आज हमारे बीच में हम लेडी औरतों का जो है सारी भीड़ में रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपना ध्यान रखना बंद कर देते हैं, हमारी तरफ से ध्यान हट जाता है। हम पूरा कभी माँ बनने में, कभी बहन बनने में, कभी सब में अपना जो है सब पूरा दिन निकाल देते हैं और हम अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इस दिन हम चाहेंगे कि हमारा हीमोफीलिया सोसाइटी नागपुर चैप्टर और विमेंस ग्रुप का ये एक कोशिश है कि हमारे विमेन के हेल्थ की तरफ हम ध्यान दिला पाए। और इसके लिए मैं अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर आयुषी देशमुख मैडम का बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। अलॉन्ग विद दैट हमारी विमेन रिप्रेजेंटेटिव मिसेस पूर्णिमा चौहान, उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। और हमारे जो टेक्निकल सपोर्ट है मिस्टर प्रशांत चौधरी, ही इज आवर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ हीमोफीलिया सोसाइटी नागपुर चैप्टर, उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगी। विद दिस आज हमारी गेस्ट हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। डॉक्टर मुग्धा जुनगिरी मैडम इज अ वेल नोन ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट है नागपुर के। और इस दिन के लिए मुझे उनसे अच्छा कोई पर्सन ही नहीं मिला जो हमारी सेहत की तरफ इस बात का ध्यान दिला सके। मैडम एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं। मैडम इज वेल नोन फॉर उनकी सर्जिकल स्किल के लिए भी चारों तरफ पहचाने जाते हैं। मैडम एसोसिएट प्रोफेसर हैं दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज में, शालिनी ताई मेघे हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में, जो कि वाना डोगरी में है। मैडम के तो बारे में कहने के मैं तो करूंगी तो पूरा आधा घंटा ही निकल जाएगा, बट मैं मैडम से चाहूंगी कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। और जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चीज है जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज उसके बारे में जो है हमको, हमारी लेडीज को वो करे, अवगत करे और अवेयर कराएं। मुग्धा मैडम, ओवर टू यू। Thank you so much for that lovely introduction, Dr. Anju मैडम। आप सब मुझे सुन रहे हैं? आप मीटिंग में हैंड रेज कीजिए। सब लोग सुन रहे हैं? तो हम चालू करें। आपको जो भी क्वेश्चंस है तो उससे हम लास्ट में, इस सेशन के एंड में हम आपको बताएंगे, आपसे क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं?
आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है, आई होप। तो मेरा नाम है डॉक्टर मुग्धा जुनगरी। जैसे कि डॉक्टर अंजू ने बताया कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो गायनेकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग एवं प्रसूति शास्त्र तज्ञ। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी सारी काम करते हैं। आप ये लेडी का एक फोटो आप देख रहे हैं कि ये एक हाथ में घड़ी है, एक हाथ में लैपटॉप है, बच्चे के मोजे है, घर के सारे कामकाज है, एक हाथ में दूसरा बच्चा भी है और एक हाथ से कुकिंग भी कर रही है, ग्रोसरी की लिस्ट बना रही है। तो आपने देखा होगा कि रोज में हम सब लोग ये सारे काम करते हैं, लेकिन और हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और हम रोज में ये इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लेकिन हम खुद की तरफ आखिरी में ध्यान देते हैं। हम खुद की तरफ पहली बार में ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बाकी सब है और आखिरी में नंबर आता है वो है हमारा। तो हमारे हेल्थ इश्यूज क्या है? हमारे हेल्थ इश्यूज में सबसे पहले तो हम मेंस्ट्रुएशन से चालू करेंगे, जैसे पीरियड की प्रॉब्लम। पीरियड में कैसे, आज हम कुछ एक पॉइंट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, एकदम छोटी छोटी चीजें। आप क्योंकि हम ये रोजमर्रा में की जिंदगी में हमें मिलते हैं ये प्रॉब्लम्स, तो इन सब के बारे में अगर हम छोटे में अगर बात करेंगे तो वही सही रहेगा, क्योंकि अगर डिस्कस करते जाएंगे तो सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब पीरियड के दौरान हमें कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। वैसे ही पीरियड की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पीरियड जब से चालू होता है ना, 13 साल 14 साल, किसी को तो 12 साल की उम्र में पीरियड आता है, और तब से कुछ ना कुछ दिक्कत हमेशा किसी ना किसी को रही है। सो एक प्रेगनेंसी होने से लेके प्रेगनेंसी के बाद, एबॉर्शन के बाद, या फिर कभी मोटापा आ गया या कभी बहुत पतले हो गए उसके दौरान, तो पीरियड्स में कभी 7 दिन का हुआ तो कभी 2 ही दिन गया, कभी बहुत कम गया, या कभी गठाने आई उसमें। इन सब की प्रॉब्लम्स हमें होती है। तो हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब साफ सफाई रखना। पीरियड के दौरान कुछ इन्फेक्शंस होना, जैसे सेक्सुअल रिलेशंस के बाद अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से हमें वाइट डिस्चार्ज, जैसे धात का जाना। यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम आमतौर पे होती रहती है कि कभी सफेद पानी का जाना। तो एक सफेद पानी क्या होता है? सफेद पानी ये एक नॉर्मल वजाइनल सिक्रीशन है, जो पीरियड आने से पहले अगर हो तो ये नॉर्मल है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, एकदम थोड़ी बहुत मात्रा में है तो ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ साथ गंदी बदबू आए या फिर खुजली हो या बहुत ज्यादा जाए, पीरियड पैंटी गीली हो जाए, तो हमें ये एक एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है। तथा प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, उसकी केयर, फैमिली प्लानिंग, मतलब हमें कौन से गर्भ निरोधक मेथड्स का यूज करना चाहिए, वैसे ही मेनोपॉज और कैंसर स्क्रीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब चीजों के बारे में हम आज एकदम थोड़ी थोड़ी बात में डिस्कस करेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन मतलब मासिक, महावारी और या फिर मासिक पारी जो मराठी में बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन ये स्टार्ट होता है जब अर्ली 12 साल की उम्र में, कभी कभी किसी को 14 साल तक, और चलता है 45 टू 49 ईयर्स की एज तक। नॉर्मल साइकिल रहता है 21 दिन से लेके 35 से 45 डेज तक। और ब्लड फ्लो नॉर्मल कब होता है? जब वो 7 दिन या उससे पहले तक हो, 3 से 4 से दिन लेके 7 दिन तक। लेकिन अगर 7 दिन से ज्यादा है और उसमें बहुत ज्यादा पैड लग रहे हैं, दिन में अगर 3 से 4 पैड आप यूज कर रहे हो, या फिर आप काम पे नहीं जा पा रहे हो, इतना पेन है आपको, पैड्स भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, गठाने जा रही है, तो ये पीरियड की प्रॉब्लम है। कभी कभी किसी को पीरियड अभी आके गया, हफ्ता हो गया पीरियड आके गया, लेकिन अभी दोबारा पीरियड आ गया, या फिर स्पॉटिंग हुआ, या बीच में जैसे रिलेशंस के बाद भी आपको ब्लीडिंग हुआ। तो इन सब चीजों को हम एक पीरियड की प्रॉब्लम या समस्या बोलते हैं, और इसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। एक औरत को पूरी लाइफ में 420 बार पीरियड्स आते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली
हम लगभग 7 साल, 40 साल से 7 साल हम पीरियड्स में घुमाते, पीरियड्स रहते हैं हमें उस टाइम पे। सो ये 420 बार जब हम पीरियड्स आते हैं हमें, तो इसे नॉर्मली क्यों लिया जाए? लिया जाए या नहीं लिया जाए? हाँ, इसे एकदम नॉर्मली लिया जाए, इसे कोई टैबू ना माना जाए, और हम एकदम आपस में डिस्कस करने में उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। ना पैड खरीदने में शर्मिंदगी है, ना उसे यूज करने में। आप कोई भी जो मेथड यूज करते हो और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपस में आप इससे डिस्कस कर सकते हो। तो पीरियड शुड नॉट बी अ टैबू सब्जेक्ट, इट शुड बी वेरी वेल डिस्कस्ड। और आप आपकी फ्रेंड्स, आप आपकी हेल्थ केयर वर्कर, या आप किसी से अगर आपकी सलाह लेना चाहो तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। खुद को रोज क्लीन कैसे करें? आप रोज साबुन यूज करते हैं? आपने टीवी पे देखा होगा कि वी वॉश की एड होती है, इंटीमेट हाइजीन के बारे में हमें बताया जाता है। सालों से हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट पहले नहीं था। पहले कोई इंटीमेट हाइजीन का स्पेशल वॉश नहीं आता था, तब भी सब लोग हाइजीन मेंटेन कर पाते थे। हमारे प्यूबिक रीजन में, जैसे इस इंटीमेट रीजन में हेयर्स रहते हैं, हम उस हेयर्स को क्लीन करते हैं, कुछ लोग क्लिप करते हैं। तो उसे कैसे करना चाहिए? जब हेयर्स बढ़ जाए तो उसे आप सीजर से कट कर सकते हैं, आप उसको रेजर से शेव कर सकते हैं। आप प्रेफरेबली वहाँ पे कोई हेयर रिमूविंग क्रीम ना लगाए, बिकॉज दैट क्रीम इज वेरी इरिटेंट। वहाँ पे आपको जलन महसूस हो सकती है, इसीलिए वहाँ क्रीम का इस्तेमाल नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि वो एरिया बहुत सेंसिटिव है। और तो इसीलिए आपने वहाँ पे क्लीन करते टाइम पे बहुत ध्यान से क्लीन करना चाहिए। अब महीने में एक बार भी क्लीन करो तो काफ़ी है, और उससे आप मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, पीरियड के टाइम पे हाइजीन मेंटेन करना आसान हो जाएगा। जैसे पीरियड के टाइम पे बहुत गीलापन महसूस होता है बहुत सारी लेडीज को, तो उन्हें बार बार पैड चेंज करने की, या फिर अगर वो वर्किंग वुमन है तो सुबह एक बार पैड लगा दिया और एकदम शाम को रिमूव किया, तो उस पैड में काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है। और ये अगेन दिस इज अ फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वजाइनल इन्फेक्शन। सो आप नहाते हैं रोज, और वहाँ पे वॉश भी लेते हैं, लेकिन सेपरेट करके वहाँ पे क्लीन करना, गर्म पानी से या माइल्ड सोप से भी वहाँ पे वॉश करना, तो वो एरिया आप क्लीन रख सकते हैं। देन आपको कोई भी स्पेशल वॉश यूज करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई इन्फेक्शन है तो आप या फिर कोई लीजन या फिर कोई फुंसी आपने नोटिस की है वहां पे, तो ये एक कारण हो सकता है, या ये एक सिम्टम हो सकता है किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का। ऐसे टाइम आपको आइदर डर्मेटोलॉजिस्ट और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सपर्ट या फिर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। सो मेंस्ट्रुएशन के लिए ये सारे आप अगर पिक्चर देखो तो यहाँ पे देखो, पैड का पिक्चर है, मेंस्ट्रुअल कप का पिक्चर है, सैनिटरी पैड्स दिख रहे हैं आपको ऊपर पिंक कलर के, देन आपको एक टैम्पून्स दिख रहे हैं। तो ये क्लोथ पैड्स भी है और टैम्पून्स भी है। सो ये सारे ऑप्शंस है। सो वी कैन यूज ऑल दीज प्रोडक्ट्स, and if they are used correctly, they all are healthy. So what are the eco green products? So which because these सैनिटरी पैड्स, आप सैनिटरी पैड को कैसे आप डिस्पोज ऑफ करते हैं? कोई डस्टबिन में फेंकता है, कोई उसको रैप करके फेंकता है। और अगर दिन के 3 सैनिटरी पैड अगर हमने यूज किए और उसको थ्रो किया डस्टबिन में, तो इमेजिन कीजिए कि पूरे इंडिया में इन सब चीज का कचरा कितना जमा होता होगा। वैसे ही हम टैम्पून, जिसे ज्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर पीरियड के पहले दिन या दूसरे दिन जिन्हें ज्यादा ब्लीडिंग होती है, टैम्पून उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि टैम्पून से लीक नहीं होता। जब वो स्वेलअप हो जाता है तो ये जैसे धागा दिख रहा है ना आपको, इस धागे से हम पुल आउट करके उस टैम्पून को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर टैम्पून भूल जाओ तो फिर अगेन दिस कैन कॉज इन्फेक्शन। एंड थर्ड थिंग विच इज लास्ट थिंग, जो लास्ट में आपको नीचे दिखाई दे रही है, ये है सिलिकॉन मेंस्ट्रुअल कप। सिलिकॉन मेंस्ट्रुअल कप, दीज आर द न्यूअर कप्स। ये 400 to 800 रुपीज की रेंज में मिलता है। एक कप की लाइफ होती है 8 से 10 साल, एंड 8 से 10 साल तक
ये कप आपको यूज किया जा सकता है। आप बस वॉश करो सोप एंड वाटर से, गर्म पानी से उसे स्टरलाइज करो, आपकी पर्स में उसको अच्छा स्टरलाइज करके रख दो। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू गेट पीरियड्स यू कैन यूज इट। देन आप कभी कॉमन वॉशरूम्स में भी जाओ तो आप इसे रिमूव करके उसको अगेन क्लीन करके वॉश करके वेयर कर सकते हो। सो इट्स वेरी इजी टू यूज। एक कप जो 800 रुपए का है और आपको वो चलने वाला है 8 से 10 साल। अगर हम इसकी एवरेज कॉस्ट देखें तो सैनिटरी पैड की कॉस्ट देखो 8 है, क्लॉथ पैड 200 के रुपीज के में 200 रुपीज में आता है, एंड मेंस्ट्रुअल कप जो कि 500 रुपीज तक अभी आने लग गया है बिकॉज द कॉस्ट हैज रिड्यूस। ये पुरानी कॉस्ट दिखाई दे रही है। सो देखो कि हम कितने सारे पैसे सेव कर सकते हैं। एंड इसका कोई डिस्पोजल का मेथड भी नहीं है बिकॉज दिस इज रीयूज्ड। जबकि सैनिटरी पैड को डिस्पोज करने के लिए उसे हमें जलाना पड़ेगा, दैट इज इंसिनरेशन जैसे लिखा हुआ है। देन ये अगर क्लॉथ पैड है तो वो भी मेथड ऑफ डिस्पोजल इज टू थ्रो दैट, एंड दैट कैन बी कंपोस्टेड, बट इट टेक्स टाइम, एक्चुअली इट टेक्स ईयर्स। सो व्हाट आर द इरेगुलरिटीज, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। आपने घर में किसी इन्हें भी देखा होगा, कोई आपकी भाभी है या आपके यहाँ बेटी है, आपकी कोई सहेली है या आपकी कोई नेबर है जिन्हें आप वो काम नहीं कर पाती। जैसे ही पीरियड आते हैं इतना पेन होता है कि काम कुछ भी नहीं हो पाता। उस दिन तो बस रेस्ट लेनी होती है, दवाई ले लो, कुछ भी कर लो, गर्म पानी की थैली रख लो, लेकिन पीरियड का पेन इतना तेज होता है कि वो सिर्फ रेस्ट कर पाते उस दिन और कुछ काम नहीं कर पाते। तो ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आज काफी ज्यादा पाई जा रही है क्योंकि लेडीज जो कि बहुत करियर ओरिएंटेड है, ईटिंग उनकी लाइफस्टाइल काफी अलग हो गई है। तो इसे हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जो कि मार्च को हम एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ करके भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जिन्हें बहुत ज्यादा पेन होता है तो हम उनमें सस्पेक्ट करते हैं कि उनमें एंडोमेट्रियोसिस नाम का इन्फेक्शन होगा या डिसीज होगा। तो आप ध्यान रखिए, अगर घर में कोई लड़की है या आपके स्कूल में कोई लड़की है जो कि स्कूल नहीं जा पा रही है बिकॉज ऑफ पेन, सो शी कैन बी हैविंग एंडोमेट्रियोसिस। वैसे ही मेनोरेजिया मतलब पीरियड में ज्यादातर खून जाना, कभी भी खून जाना, दैट इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, या फिर साइकिल में कुछ चेंज होना, आगे पीछे होना, इरेगुलर होना, 3-3 महीने तक पीरियड नहीं आना, ये भी एक प्रॉब्लम है। 3-3 महीने तक पीरियड नहीं आना और उसके साथ साथ वजन का बढ़ना। तो क्या पुराने टाइम पे ऐसा माना जाता था कि पीरियड्स अगर रेगुलर ना आए, क्योंकि पीरियड का खून जब निकलता है तो हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? पीरियड का खून क्या इतना गंदा होता है? नहीं। पीरियड का खून आता क्यों है? जब हम जिस महीने में प्रेग्नेंट नहीं हो पाते या जिस महीने में हमारी प्रेगनेंसी नहीं रहती, उस महीने में हमारा एंडोमेट्रियम दैट इज यूट्रस के अंदर की लाइनिंग शेड ऑफ हो जाती है, एंड दैट इज पीरियड। तो ये मैं तो कहती हूँ कि ये एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट है कि लास्ट महीने में आपने कितना अपना खुद का ख्याल रखा। क्या आप बीमार पड़े? क्या आपको कोई इन्फेक्शन हुआ? क्या आपको सर्दी खांसी हुई थी, या आपको लूज मोशन हुआ था, या बुखार आया था और जिसके लिए आपने कोई हेवी दवाइयाँ खाई थी? या फिर आपने बाहर का जंक फूड खाया था, बहुत स्ट्रेस में थे, एग्जाम थी, रात में ठीक से सोना नहीं हो पा रहा था। इन सब चीजों में आपको इस बार पीरियड डिले हो गया। तो पीरियड डिले होना ये मतलब कोई हार्मोनल इम्बैलेंस का साइन हो सकता है। एंड इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं? तो पीरियड का डिले होने का सबसे कॉमन कॉज है प्रेगनेंसी। यस, यू कैन सस्पेक्ट प्रेगनेंसी कि हम प्रेग्नेंट तो नहीं है। हाँ, डर लगता है, प्रेगनेंसी तो नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, जैसे आफ्टर डिलीवरी जब ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आता है, उस टाइम पे माँ दूध पिलाती है, एक प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की लेवल खून में काफ़ी ज़्यादा होती है, उसकी मात्रा होती है, और हमारे पीरियड्स आगे पीछे हो सकते हैं। वैसे ही बहुत कम खाना, एक्सट्रीम वेट लॉस, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना या एकदम बैठे रहना, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं होना, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आजकल बहुत सुना होगा आपने ये नाम, पीसीओएस, प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्यूर, पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज की इन्फेक्शन कोई, या फिर यूट्रस में
रसोड़ी या फिर गांठे होना, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, इन सब चीजों से पीरियड्स में इरेगुलरिटी या इम्बैलेंस हो सकता है। पीसीओएस क्या है? पीसीओएस, आप इस लेडी को देख रहे हैं, तो ऐसी ही लड़कियां, आजकल काफी लड़कियों में मोटापा बहुत ज्यादा है, लड़कियों में ही नहीं लड़कों में भी बहुत ज्यादा है। तो इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है लड़कियों में, और उससे उन्हें अपने फेस पे हेयर्स आना, पिंपल्स आना, पीरियड्स मिस होना, बहुत ज्यादा बालों का झड़ना, फिर जैसे ही पीरियड्स आए, कभी तो 3-3 महीने आते नहीं है और आए तो रुकते नहीं है। फिर उसके साथ साथ वजन बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। जैसे कोविड के टाइम पे हम घर पे थे, सारी जॉब्स बंद थी, इधर उधर जाना नहीं था, स्कूल्स कॉलेज सब बंद था, तो घर पे आपकी ऑनलाइन स्कूल्स थी, तो ऑनलाइन स्कूल अटेंड करना, तो उससे गैजेट्स हम ज्यादा देखने लग गए और वजन बढ़ गया। वजन बढ़ने के साथ साथ किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी पीरियड्स मिस होना, और इन सब चीजों से पीसीओएस का प्रिविलेंस या फिर इसका ये डिसीज काफी ज्यादा चर्चा में आ गया। तो तीसरा है फाइब्रॉइड यूट्रस। आप अगर ये डायग्राम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में एक ये है गर्भाशय। गर्भाशय का मुंह होता है सर्विक्स, जो कि नीचे की तरफ है, और उसके नीचे जो कंटिन्यूएशन पार्ट है उसे वजाइना बोलते हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बहुत 3 तरीके के होते हैं, जैसे यूट्रस के अंदर होना, सब म्यूकोजल, यूट्रस के मस्क्यूलर लेयर में होना, या यूट्रस के ऊपर जैसे सरफेस पे होना। तो 70% महिलाओं को फाइब्रॉइड्स होते हैं। हाँ, 70% महिलाओं को होते हैं, लेकिन हमें पता कैसे नहीं चलता? होते तो है ना, तो हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड करने नहीं जाते, या हमें उतनी दिक्कत नहीं होती। तो दिक्कत बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि वो गांठें बहुत छोटी छोटी होती है। जिसकी गांठें बहुत बड़ी है, उन्हें बार बार पेशाब आना, बार बार पेट में दर्द होना, जब भी पीरियड आता है तो बहुत ज्यादा तेजी से दर्द होता है और ज्यादा खून जाता है। तो ये साइंस जितना, जब तक कब तक नहीं होते, जब तक बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड की गांठ बड़ी नहीं हो जाती। तो फाइब्रॉइड की गांठें जब बड़ी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम्स दिखते हैं। तो कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? वैसे ही खून की कमी हो जाना, बहुत जल्दी थकावट आना, पेट में नीचे कोई गोला हो या मांस हो या हेवीनेस हो, बार बार दर्द हो, सिर्फ पीरियड्स के दौरान नहीं, बाद में भी उन्हें दर्द होता है, बार बार पेशाब का आना, और पेट साफ नहीं होना, कमर दुखना, पैरों में दर्द होना, इन सब चीजों को होता है। वैसे उन्हें बार बार इन्फेक्शन होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, और क्योंकि उन्हें वीकनेस रहता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या फाइब्रॉइड ऐसी कैंसर होता है क्या? आपको क्या लगता है? सिर्फ 1% फाइब्रॉइड्स में कैंसर होता है, लेकिन 99% फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस होते हैं, या फिर इनमें कोई कैंसर की गांठ नहीं बनती। सो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको फाइब्रॉइड है तो सबसे पहले देखिए कि उसमें बहुत बड़ा तो नहीं है, उसका साइज कितना है, और अगर वो साइज बहुत बड़ा नहीं है तो आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती होंगी। तो कभी कभी अगर सोनोग्राफी कर लिया तो ही उसका पता चलता है। तो हमें फाइब्रॉइड्स का साइज कम करने के लिए भी मेडिसिन अवेलेबल है। अगर वो 5 सेंटीमीटर तक है या फिर 4 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली मेडिसिन से इसका इलाज संभव है। देन अभी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी या फिर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन नाम की कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम जिसके इस्तेमाल से हम फाइब्रॉइड का साइज श्रिंक कर सकते हैं। वैसे ही सिर्फ फाइब्रॉइड को रिमूव करना भी पॉसिबल है, उसे हम मायोमेक्टमी बोलते हैं। और जिन पेशेंट्स में जैसे 3 बच्चे हो गए, आपका 40 साल की उम्र है या 45 साल की उम्र है, और अभी भी फाइब्रॉइड की बहुत दिक्कत है, तो उनमें हम हिस्टेरेक्टमी मतलब गर्भाशय का रिमूव करने का या फिर गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन किया जा सकता है। गर्भाशय निकालने के 2-3 तरीके हैं, जैसे सिजेरियन की तरह ऑपरेशन करके निकालना, वैसे ही लैप्रोस्कोपी से करना, और जो योनि मार्ग मतलब वजाइनली
जो कि कोई स्कारलेस होता है, जिससे में कोई ऊपर पेट पे कोई घाव नहीं दिखता। इस तरीके से भी हम गर्भाशय का रिमूव करने का या फिर गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन किया जा सकता है। अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, मतलब सेफ सेक्स एंड अनसेफ सेक्स। आज हम यंग गर्ल्स को या जो स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज को एक सेफ सेक्स का एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन या फिर अवेयरनेस देते हैं कि आपको 21 साल कंप्लीट होने तक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। इवन इफ यू आर डूइंग अ सेक्सुअल प्रैक्टिस, इट शुड बी अ सेफ वन, बिकॉज अनसेफ सेक्स से क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो कि यंग एज में अगर प्रेग्नेंट हो जाए लड़कियां, तो उन्हें उनकी हेल्थ के लिए वो खतरनाक हो सकता है। उन्हें बहुत जल्दी अबॉर्शंस या प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस, उन्हें जानलेवा भी हो सकता है, और ये उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। वैसे ही HIV, जो कि एक जानलेवा बीमारी है, जो कि ठीक नहीं हो सकती, सिर्फ हम दवाई दे के उनके सिम्टम्स कम कर सकते हैं। देन हेपेटाइटिस बी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ये सब चीज़ें अनसेफ सेक्स से होती है। तो हमें हमारे घर में जो भी यंग गर्ल्स है, यंग बॉयज़ है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, उन्हें इन बारे में अवेयर करना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जैसे ऑफिस गोइंग क्राउड नाउअडेज दे आर गेटिंग देमसेल्व्स टेस्टेड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिट। हमारा STI चेकअप कर दीजिए डॉक्टर, हमें बहुत वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, क्या ये कोई इन्फेक्शन है, या फिर हमें कोई बॉयल आया है, या फिर नीचे पिंपल जैसा बन रहा है, तो इसमें बहुत कुछ डरने की बात तो नहीं ना डॉक्टर, ऐसा पूछते हैं ना। और ऐसे तो पेशेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं, और वो पेशेंट्स अपना खुद का STI चेकअप करना चाहते हैं। तो STI चेकअप होता क्या है, जैसे 20 साल से या फिर 21 साल से 30 साल की उम्र में हम पैप स्मीयर का टेस्टिंग बोलते हैं। तो पैप स्मीयर मतलब सर्वाइकल कैंसर का चेकअप। सर्वाइकल कैंसर का चेकअप हम गर्भाशय के मुंह का एक जांच लेके करते हैं। तो कम से कम उसे 3 साल में एक बार ये चेकअप करना चाहिए। और 3 साल में एक बार जब हम चेकअप करते हैं, उसी टाइम पे हमें ये भी पता चलता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये इन्फेक्शन वाइट डिस्चार्ज के तरीके से, कभी कभी किसी को वाइट डिस्चार्ज होता है, बहुत रेडनेस होता है वहाँ पे गर्भाशय में, या फिर यो गर्भाशय के मुंह में, जो कि सर्विक्स में, वजाइना में, या फिर पेरिनियल या ग्रॉइन रीजन में कोई बम्प्स है, कोई स्वेलिंग्स है। इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर पेशाब करते टाइम पे दर्द होना, जलन होना, या फिर डिस्चार्ज होना, देन उसका गंदी बदबू आना। फिर कभी भी जैसे आफ्टर सेक्स या बिफोर सेक्स या पीरियड के बीच में ही कभी खून जाना या स्पॉटिंग होना, या सेक्स करते टाइम पे दर्द होना, जिसे हम डिस्पैरियोनिया बोलते हैं। ये सब चीज़ें हमें बताती है कि these are pointing towards something which is a serious thing, that is sexually transmitted diseases. Coming to unintended pregnancy, that is unwanted pregnancy. So nearly half of all the pregnancy are unintended. That is, we these are unwanted pregnancy, and this is a global crisis now, because 67% abortions in India are unsafe. They cause really nearly 8 death every year. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत प्रेगनेंसी अगर वो अनवांटेड हो तो इट्स अ शेम। कपल जो कि मैरिड कपल भी, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, प्रेगनेंसी बताना नहीं चाहते, प्रेगनेंसी छुपाना चाहते हैं कि कैसे तो भी हम इसे गिरा दें। तो वो मेडिकल स्टोर्स में जाते हैं, कोई शॉप में जाते हैं और पूछते हैं कि हमें दवाई मिल जाएगी क्या, क्या हम ये दवाई खाने से प्रेगनेंसी, आपने अभी न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, एक लड़की की न्यूज़ थी जिसने यूट्यूब पे देख के काफ़ी अपना खुद का अबॉर्शन कर लिया। इतना अनसेफ अबॉर्शन इज सो कॉमन, एंड दैट गर्ल इज नाउ एडमिटेड इन IGMC इन नागपुर। सो दिस इज हैपनिंग एवरी नाउ एंड देन। हम बहुत सुन रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही है कि कोई 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई, कोई 16 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन ये 14 और 16 की ही बात नहीं है। अगर 2 बच्चों के बाद भी
हम कॉन्ट्रासेप्शन या फिर गर्भ निरोधक जो ऑप्शंस है उन्हें ठीक से ना यूज करने की वजह से हमें अनवांटेड प्रेगनेंसीज को फेस करना पड़ता है। तो जब भी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो तो ट्रस्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि ये कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल होता है। आप उनके पास जाएंगे अगर आप 18 साल के ऊपर है, आप अपने मर्जी से आपकी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना चाहते हैं तो ये कंप्लीटली लीगल है, आप अबॉर्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको आपके पार्टनर की या आपके हस्बैंड की या किसी के भी कंसेंट की जरूरत नहीं है, आपका खुद का कंसेंट काफी है। लेकिन इसका एक तरीका है कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं, उसको देखे, जांच पड़ताल कराएं और फिर अबॉर्शन कराएं। ऐसे ही सिर्फ अबॉर्शन करना है इस वजह से अबॉर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो लीगल नहीं होगा। अबॉर्शन करने के लिए हमें प्रेगनेंसी का एग्जैक्ट लोकेशन पता करना, जैसे वो यूट्रस में है या यूट्रस के आजू बाजू कहीं है, हार्मफुल लोकेशंस पे तो नहीं है, आपके में खून की जरूरत से ज्यादा कमी तो नहीं है, ये सब चीजें देखना जरूरी है। सॉरी। सेफ अबॉर्शन केयर, सेफ अबॉर्शन केयर ये एक औरत का बेसिक राइट है। एमटीपी एक्ट को, जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इस एक्ट को 2021 में मॉडिफाई किया गया। तो गवर्नमेंट को पता चला कि 20 हफ्ते तक, मतलब 4 महीने तक पहले अलाउड था। 4 महीने तक प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, काफी बार हमें पता ही नहीं चलता था कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है क्या, बच्चे में हार्ट में प्रॉब्लम है, बच्चे की किडनी में प्रॉब्लम है। ये सब चीजें पहले पता नहीं चलती क्योंकि अल्ट्रासाउंड उतना डेवलप नहीं था। फिर भी 20 साल तक जो रूल था उसमें हमें वो करना पड़ता था, और 20 साल के बाद की जो गर्भ निरोधक महिलाएं थी, गर्भवती महिलाएं थी, उनमें काफी परेशानी होती थी क्योंकि बच्चा भले ही एबनॉर्मल हो लेकिन इलीगल अबॉर्शन करा नहीं सकते और उन्हें वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी पड़ती थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये नया नियम लाया है, जिस नियम के तहत हम 24 हफ्ते तक, मतलब 24 वीक्स तक, मतलब लगभग 6 हफ्ते तक, 6 महीने तक हम इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं। बट उसके कुछ ग्राउंड्स है कि प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना, मतलब अगर बच्चे में कोई दिक्कत है या माँ को कोई प्रॉब्लम है, जैसे वो बीमार है, या फिर प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू हुई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, या कुछ बच्चे में हार्ट के डिफेक्ट्स हैं, माँ को अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू की या बच्चा कंटिन्यू किया तो बच्चा लाइफ पैदा नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम को कर सकते हैं। और अगर 24 हफ्ते के ऊपर भी अगर हमें पता चला कि बच्चे में कोई दिक्कत है तो हम एक मेडिकल बोर्ड फॉर्म करते हैं, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट और मेडिको लीगल एक्सपर्ट होते हैं, और जिनकी हम एक्सपर्ट एडवाइस से हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का डिसीजन ले सकते हैं। सबको मैं बताना चाहूंगी कि ये इतना सेफ है, हम डॉक्टर की सलाह से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है और वो आपके लिए सेफ होगा, इसीलिए अनसेफ प्रैक्टिसेस में ना आ जाए। फिर प्रेगनेंसी केयर, हाँ, घर में तो आपकी सास, आपकी माँ, आपकी भाभी या फिर आपके बड़े जो भी जिनकी प्रेगनेंसी हो गई, उन्हें लगेगा कि प्रेगनेंसी में क्या इतनी बड़ी बात है। प्रेगनेंसी एक नेचुरल चीज है, जैसे प्रेगनेंसी रही है वैसे ही नेचुरली वो बड़ी भी हो जाएगा, और प्रेगनेंसी के 9 महीने भी खत्म हो जाएंगे, नॉर्मली डिलीवर भी हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजें इतनी सही नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास इतनी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज है जिसमें हम सोनोग्राफी करते हैं, पता करते हैं कि बच्चे में कोई परेशानी तो नहीं है, उसकी बनावट में कोई खराबी नहीं है, या फिर बच्चे की वार ठीक है, बच्चे को खून का बहाव ठीक है, उसकी ग्रोथ बराबर से हो रही है कि नहीं। 7वें महीने का बच्चा कहीं 5वें महीने तक ही तो ग्रो नहीं हुआ, उसकी मूवमेंट पेट में अंदर ठीक है, पानी बराबर है, ये इन सब चीजों को जांचा जा सकता है, और रेगुलर चेकअप से ये चीज पॉसिबल है। पहले कोविड था क्या? पहले कोविड नहीं था। कोविड आने के बाद कोविड की वैक्सीन आई, और कोविड की वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं। तो हम प्रेगनेंसी पहले, जिन लोगों ने प्रेगनेंसी कोविड की वैक्सीन पूरी तरह से ली नहीं है, उन्होंने प्रेगनेंसी में भी कोविड की वैक्सीन लेनी चाहिए। दूसरा है, जिनको
प्रेशियस प्रेगनेंसी, जैसे आज काफी सारे फैमिलीज में एक ही बच्चा करना, दूसरा बच्चा वो नहीं करना चाहते, एक ही बच्चा करना चाहते हैं, फिर वो लेट प्रेगनेंसी करते हैं, कभी 35 साल में, कभी 35 साल से ऊपर। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि अगर 35 साल या 35 ईयर्स से ऊपर अगर प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम आप प्रेगनेंसी करना चाहते हो, तो प्रेगनेंसी में जेनेटिक डिफेक्ट्स आ सकते हैं, बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट आ सकते हैं, मंदबुद्धि बच्चे पैदा हो सकते हैं, कि उनमें अबॉर्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे ही उन माओं को 35 साल के ऊपर जो माएँ प्रेग्नेंट होती है, उन्हें शुगर की दिक्कत, बीपी बढ़ जाना, वैसे ही खून की कमी, प्रेगनेंसी का जल्दी अबॉर्शन हो जाना, या फिर 7वें 8वें महीने में ही, जैसे प्री मच्योर डिलीवरी, 7वें 8वें महीने में ही डिलीवरी हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी अगर प्रेगनेंसी होगी तो ही हेल्दी बच्चा पैदा होगा। और नॉर्मल डिलीवरी, अभी हम पूरी 9 महीने आपको रेस्ट करने के लिए नहीं बोलते। अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो हम प्रेगनेंसी के दौरान कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, जैसे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, डक वॉक्स, योगा, प्रेगनेंसी या प्रीनेटल योगा, देन मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस करने से आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, फिर आप लेबर पेन्स ठीक से ले सकते हो, और वो लेबर पेन्स के साथ आपकी नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्ट्रासाउंड, रेगुलर अल्ट्रासाउंड ये चेकअप करने से ग्रोथ डिलेज, पानी कम है या ज़्यादा है, या फिर माँ को कोई परेशानी तो नहीं, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डायबिटीज़ बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, उनका चेकअप हम सारी मदर्स का जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तब एक चेकअप करते हैं, और 7वें महीने में हम डायबिटीज़ का दोबारा चेकअप करते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ इज एंडेमिक इन इंडिया। इंडिया में हर दूसरे घर में डायबिटीज़ है, और प्रेगनेंसी में इसीलिए इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डायबिटीज इज एसोसिएटेड विथ कॉम्प्लिकेशंस एंड डिफेक्ट्स इन अ बेबी। तो उसके हमारा इंडियन डाइट, अब इंडियन डाइट को बोला जाए तो हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे रोटी या चावल हमें पसंद है, और हमारी अगर थाली देखा जाए तो रोटी या चावल की मात्रा ज़्यादा होती है और दाल और सब्जी की मात्रा कम होती है। तो इससे प्रोटीन की मात्रा ओवरऑल अगर देखो तो कम होती है, जो कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट से काफ़ी कम हो जाता है, विच इज़ अ डेफिसिट वी कॉल इट, एंड दिस डेफिसिट यू नीड टू कवर अप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो हाई प्रोटीन डाइट एंड आयरन रिच डाइट is necessary during pregnancy and also during lactation. सो हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है? जैसे हर प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं होती। प्रेगनेंसी में जब कोई अलार्मिंग साइन्स या कोई धोका धोक्याचं मातृत्व किंवा हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये किसे बोलते हैं? जो एल्डरली प्रेगनेंसी, जैसे मैंने पहले बोला कि 35 ईयर्स से ज़्यादा, लेकिन इसी से 21 साल से कम, 21 साल से कम अगर हो तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, क्योंकि उस लड़की में वो यूट्रस या फिर जो पेल्विक ऑर्गन्स है, जो बोन्स है, पेल्विक बोन है, दैट इज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। तो इसीलिए उन्हें प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जो कि नॉट वेल डेवलप्ड पेल्विक बोन, तो उन्हें नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी हो सकती है। और डायबिटीज़ होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, थायराइड की समस्या, प्लासेंटा प्रीविया मतलब वार नीचे होना, जैसे प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी को सप्लाई करने के लिए प्लेसेंटा होता है, और ये सप्लाई किससे होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो जो प्लेसेंटा होता है वो अगर नीचे की तरफ कनेक्टेड हो तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसे हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। आपने सिकल सेल की बीमारी या फिर थैलेसीमिया की बीमारी के बारे में हमारे रीजन में काफ़ी सुना होगा। तो सिकल सेल क्या होता है? सिकल सेल में खून की कमी होती है, और खून के जो आरबीसीज होते हैं, जैसे खून के जो सेल्स होते हैं, वो क्रिसेंट शेप हो जाते हैं, मतलब उनका शेप चेंज होता है। इस वजह से बार बार खून की कमी होती है, क्योंकि खून बचता नहीं है। और कभी कभी ऐसे पेशेंट्स जो कि सिकल सेल से पीड़ित है,
ऐसी माओ को अगर उनके हस्बैंड में भी सिकल सेल की प्रॉब्लम है तो बच्चे को बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच्चे को भी सिकल सेल की बीमारी हो। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी को प्रेगनेंसी होने से पहले भी हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करते हैं, और किस तरह से सही तरीके से प्रेगनेंसी रखी जाए और उस प्रेगनेंसी का किस तरह ध्यान रखा जाए, ये हम उन्हें गाइड करते हैं। तो सिकल सेल की बीमारी से खून की कमी तो होती है, सांस लेने में दिक्कत, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, बोन्स में पेन, बार कितना भी खाओ या फिर कितना भी विटामिन सी लो, आयरन की टैबलेट लो, इनमें असर नहीं होता, क्योंकि खून शरीर में रहता ही नहीं है। खून हिमोलाइसिस हो जाता है, मतलब खून खत्म हो जाता है और इसका डिग्रेडेशन होता है, इस वजह से खून रहता नहीं है। प्रीटर्म बर्थ होना, वैसे ही आईवीएफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी बहुत शादी को 4 या 5 साल हो गए और प्रेगनेंसी रह नहीं रही थी, फिर आईवीएफ करना पड़ा। आईवीएफ मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी करने से प्रेगनेंसी रुकी एंड प्रेगनेंसी को अभी कंटिन्यू करना है, और ये प्रेगनेंसी इसीलिए हाई रिस्क है क्योंकि this pregnancy is not that strong pregnancy, and when the pregnancy is not strong we have to maintain it by bed rest। वैसे ही कुछ इंजेक्शन से हम इस प्रेगनेंसी को 9 महीने तक मेंटेन करते हैं। देन जुड़वा बच्चे होना या तिड़वा बच्चे होना, ट्रिपलेट्स या ट्विंस, रिकरेंट अबॉर्शन होना, लास्ट 2 अबॉर्शंस थे और इस बार प्रेगनेंसी हुई, पहले का सिजेरियन होना, कोविड-19 का इन्फेक्शन, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है, और ऐसे टाइम हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट को आपको या फिर गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। कमिंग टू कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब गर्भ निरोधक कौन से ऑप्शंस है हमारे पास, तो ये ऑप्शंस हम देखते हैं कि आप इन ऑप्शंस को नोट करिए, और अगर कोई क्वेश्चंस है आपके मन में इनसे रिलेटेड, अगर आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। सबसे कॉमन और सबसे सस्ता मेल कॉन्डम, जैसे निरोध नाम से आता है जो कि गवर्नमेंट के फ्री सप्लाई में मिलता है। निरोध नाम से जो मेल कॉन्डम आता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आप अभी अभी शादी हुई है और हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे से इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शंस को, आपस में होने वाले को इन्फेक्शंस को या फिर उनसे बचने के लिए मेल कॉन्डम एक बेस्ट तरीका है। इसके कोई हार्मोनल साइड इफेक्ट्स नहीं है, इससे वजन नहीं बढ़ता, आपस में इन्फेक्शन नहीं होता। इसे अगर करेक्ट मेथड में यूज किया जाए तो प्रेगनेंसी के रेट्स, मतलब फेलियर रेट्स बहुत कम है। तो 7 to 8 pregnancies which can occur, which is a failure rate, we call it Pearl index, which is there with that barrier contraception, that is male condom. It's easily available, and if a patient, अगर लड़की को इस चीज से एलर्जी है तो इसके लैटेक्स फ्री कॉन्डम्स भी आते हैं, वेरी अल्ट्रा थिन कॉन्डम्स भी आते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम या फिर एलर्जी की प्रॉब्लम आजकल नहीं होती। सेकेंड थिंग इज ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल। माला डी या माला एन की एड आपने रेडियो पे तो काफी सुनी होगी, और पहले गवर्नमेंट सप्लाई में माला एन फ्री ऑफ कॉस्ट आता था और अभी भी मिलता है, और ये इसमें 28 टैबलेट्स होते हैं, जो कि आपको पीरियड के पहले या दूसरे दिन से चालू करना है, और ये पैकेट खत्म होते ही दूसरा पैकेट आपको चालू करना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, बस आपको आपकी पर्स में रखना है और रोज याद रखना है कि इस टैबलेट को आपको लेना है। अगर किसी दिन आपकी ये टैबलेट लेना मिस हो जाए तो क्या करे डॉक्टर? क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? या फिर अगर टैबलेट्स मिस हो जाए तो प्रेगनेंसी हो सकती है? तो हाँ, अगर 2 दिन मिस हो जाए, मतलब लगातार आप 2 डोज ना ले पाओ, तो प्रेगनेंसी मिस होने के चांसेस होते हैं। वैसे ही कॉन्ट्रासेप्शन इम्प्लांट्स, कुछ आज एक इम्प्लांट्स या कॉन्ट्रासेप्शन इंजेक्शन आते हैं, 3 महीने में लेने वाला इंजेक्शन, 1 महीने में लेने वाला इंजेक्शन। वैसे ही अगर इन सब चीजों को यूज करना रह जाए और अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो, तो आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल, जैसे आई पिल, आपको साइड में इस पिक्चर में दिख रहा है कि आई पिल, जो कि 72 घंटों के अंदर अंदर आपको एक टैबलेट लेनी है, जिसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल या आई पिल बोलते हैं, ये आप ले सकते हैं। इससे क्या होता है, कुछ आई पिल से कुछ साइड इफेक्ट्स भी है।
मैं पर्सनली आईपीएल को रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि आईपीएल से आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं। ये काफी हाई डोज में एक हार्मोन है जो आपको दिया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी रहती नहीं है या फिर प्रेगनेंसी चिपक नहीं पाती, और प्रेगनेंसी ना चिपकने की वजह से आपको एक 4-5 दिनों में ब्लीडिंग चालू हो जाता है। वो ब्लीडिंग चालू होता है और साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, तो आगे आने वाले 3 से 6 पीरियड्स आपको इरेगुलर आते हैं और समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली पीरियड बोले तो किसे बोले। इसीलिए और आईपीएल के साथ साथ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब नॉर्मल जगह पे प्रेगनेंसी का ना रुकना, ये कॉमन है, और इसी इक्टोपिक प्रेगनेंसी इसमें हो सकती है। दूसरा है कॉन्ट्रासेप्शन रिंग, जिसको नुआ रिंग बोलते हैं। नुआ रिंग जो कि आपको साइड में एक ट्रांसपेरेंट कलर की रिंग दिख रही है, इसे पूरे महीने भर अंदर रखते हैं, और महीने के बाद जैसे ही इस रिंग का इफेक्ट खत्म हो जाता है, इसको बाहर निकाल देते हैं और इससे पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। वैसे ही इंजेक्शंस, 3 महीने में एक बार लेने वाला इंजेक्शन, देन एक डायफ्राम, और लास्ट है जो कि परमानेंट ऑप्शन, दैट इज ट्यूबल लाइगेशन ऑपरेशन, औरतों में किया जा सकता है, और वेसेक्टमी जो कि जेंट्स में किया जा सकता है। और इन सब चीज़ों के गवर्नमेंट बेनिफिट्स काफ़ी अवेलेबल है। जैसे अगर आप ट्यूबल लाइगेशन ऑपरेशन करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं। वेसेक्टमी ऑपरेशन करने पे जेंट्स को भी पैसे मिलते हैं। एक परफेक्ट कॉन्ट्रासेप्शन जो मैं बोलूंगी कि एक है जिसे हम हार्मोनल आईयूडी बोलते हैं। ये कॉपर्टी है क्या? नहीं, ये कतई कॉपर्टी नहीं है। इसमें कॉपर रिलीज नहीं होता। ये कॉपर्टी जितना आपको प्रॉब्लम नहीं देता। तो ये है क्या? ये एक हार्मोन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। मानो जैसे 21 दिन की गोलियां हम खाते थे पहले, तो 21 दिन में एक स्मॉल स्मॉल अमाउंट में हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है। तो जब हम गोली खाते हैं तो ये हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन गोली खाने के लिए हमें याद तो रखना पड़ता है ना। लेकिन ये जब डिवाइस हम अंदर फिट कर देते हैं तो ये अपने आप यूट्रस के अंदर एक स्मॉल अमाउंट में हार्मोन रोज को रिलीज करता रहता है, और इसी वजह से हमें याद तो रखना ही नहीं पड़ता। लेकिन पेट में कोई गोली खाने से एसिडिटी होना, कुछ साइड इफेक्ट होना, तो ये जो साइड इफेक्ट्स है, ये सारे साइड इफेक्ट्स इस मिरेना से नहीं होते। वैसे ही ये एक हार्मोन होने की वजह से, और जो एक प्रॉपर तरीके से हार्मोन रिलीज भी होता है, और मिलता वही है जहाँ पे उसकी जरूरत है, और इसकी जरूरत होती है यूट्रस के अंदर। सो यूट्रस के अंदर ये रिलीज होने की वजह से ये एंटी कैंसर भी है। इससे एंडोमेट्रियल कैंसर प्रिवेंट होता है। वैसे ही ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। एंड देखिए इसका सक्सेस रेट 99.8%, इट गिव्स यू प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेगनेंसी। सेम वे इट डजंट कॉज एनीमिया। इससे एनीमिया नहीं होता। जिनको बहुत ज्यादा खून की कमी, क्योंकि हर बार पीरियड्स में खून का जाना, ज्यादा जाना, गाठी गाठी गिरना, गर्भाशय पे सूजन आना, तो उन्हें या फिर मेनोपॉज की तरफ, जो लेडीज है 40 साल की उनकी उम्र है और अभी शायद मेनोपॉज आने वाला है, हार्मोन्स में बहुत गड़बड़ी हो गई है, और उनको डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें बोला जाता है कि आप ना धुलाई कर लीजिए एक बार। तो धुलाई करने के साथ साथ अगर इस डिवाइस को फिट किया जाए तो आपको आने वाले सालों में ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होती, और इन सब चीज़ों से अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है, और ये इफेक्टिव होता है नेक्स्ट 5 to 8 years तक। लास्ट टॉपिक विच इज गायनेकोलॉजिकल कैंसर। सो कमिंग टू गायनेकोलॉजिकल कैंसर अवेयरनेस, तो गायनेकोलॉजी वाले कैंसर मतलब गर्भाशय का कैंसर, गर्भाशय के मुंह का कैंसर मतलब सर्विक्स का कैंसर, ओवरीज का कैंसर, फैलोपियन ट्यूब, फिर नियर बाय स्ट्रक्चर्स जो कि वल्वा है, वजाइना है, इन सब चीज़ों के कैंसर को गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स बोलते हैं। तो चेकअप एक बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एसटीआई चेकअप के टाइम पे मैंने बताया कि उस टाइम पे जब हम उस एरिया को चेक करते हैं तो आप आसपास के सारे स्ट्रक्चर्स को चेक करते हैं। देन आप सर्वाइकल कैंसर जो कि सबसे कॉमन है हमारे इंडिया में, जो कि कॉमन है फिलहाल, तो उसको स्क्रीन करने के लिए हमारे पास, या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ऑप्शंस है। हाँ, जो मैं कह रही हूँ कि
ये एक कैंसर ऐसा है जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब होने से ही रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? तो वैक्सीन देकर। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन अवेलेबल है, जिन्हें गार्डासिल वैक्सीन, गार्डासिल क्वाड्रीवैलेंट और नैनोवैलेंट वैक्सीन, जो कि एचपीवी वैक्सीन के नाम से जानी जाती है। एचपीवी वैक्सीन लड़कियों में 9 साल से 26 साल की उम्र तक आपको दे सकते हैं। जो लड़कियां 9 साल से 15 साल की उम्र में, उन्हें 2 डोजेस लगते हैं। 15 साल के ऊपर 26 साल तक उन्हें 3 डोजेस लगते हैं। इनकी इफेक्टिविटी कम होती जाती है जब सेक्सुअली एक्टिव गर्ल्स में, लेकिन अभी रिसेंट रिकमेंडेशन के हिसाब से 45 इयर्स तक भी ये वैक्सीन ली जा सकती है। जिन्होंने नहीं ली या फिर जिनका मिस हो गया, जिनके घर में यंग गर्ल्स है, तो वो तो आप अभी समझ गए हैं कि उन्हें वैक्सीन देना चाहिए, जो कि गार्डासिल वैक्सीन है। आपको अगर वो 26 इयर्स तक है तो उन्हें वैक्सीन से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मिस हो गया, जिनका नहीं हो पाया, तो उनके लिए ऑप्शन है पैप्समियर। 21 साल से 29 साल तक पैप्समियर करना है, तीन साल में। और अगर 30 साल से ऊपर है तो पैप्समियर के साथ साथ एचपीवी डीएनए को टेस्टिंग कर सकते हैं। तो को टेस्टिंग करने से वो उसकी इफेक्टिविटी बढ़ जाती है कि एचपीवी का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, और एवरी 5 इयर्स हम खुद को चेकअप कर सकते हैं। तो सारी महिलाओं को मेरा निवेदन है कि आप अपने अगर पैप्समियर नहीं कराया है आपका, और इस पैप्समियर के साथ साथ अगर आप 30 साल से ऊपर है तो आपने पैप्समियर के साथ साथ एचपीवी डीएनए का कोड टेस्टिंग करना चाहिए, जो कि आपकी वैलिडिटी देगा कम से कम 5 सालों की। तो इनमें अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है और आपका रिपोर्ट नॉर्मल है तो आपको सीधा करना होगा अगले 5 साल बाद। सिमिलरली अगर आप मेनोपॉज की तरफ है, 35 साल से ऊपर है, तो एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का भी चेकअप कर लेना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया गार्डासिल वैक्सीन, और गार्डासिल वैक्सीन जो कि नैनोवैलेंट और क्वाड्रीवैलेंट 2 वेराइटीज आती है। जो नैनोवैलेंट वैक्सीन है वो वैक्सीन हम लड़कों में भी दे सकते हैं। इससे पेनिस का कैंसर, स्किन का कैंसर, वायरल वॉर्ड्स, इन सब चीज़ों से लड़कों का भी प्रोटेक्शन होता है। एनल कैंसर्स, इनका प्रोटेक्शन होता है। बिफोर प्रेगनेंसी, जिसे हम प्री मैरिज या फिर प्री मैरिज या प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बोलते हैं, उसमें रूबेला वैक्सीनेशन हम एडवाइस करते हैं। तो जो भी औरतें जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या फिर वो कुछ 1 साल के बाद प्रेग्नेंट होना चाहती है, प्लीज गो एंड चेक कि आपने रूबेला वैक्सीनेशन लिया है क्या। अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज ले लीजिए। आरवैक करके रूबेला वैक्सीन आती है, और उस वैक्सीन को लेने के 3 महीने तक हमें, वैक्सीन लेने के 3 महीने तक हमें प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी है, और 3 महीने के बाद यू कैन प्लान प्रेगनेंसी। कोविड-19 वैक्सीन के बारे में मैंने बताया ही। Tdap vaccine, that is tetanus, diphtheria, Arcelora pertussis. This vaccine has been recommended by government since 2018, and for single dose of this vaccine is recommended during pregnancy, and this will protect your child also from such these kind of infections. So अगर आप pregnant है और आपने अगर ये वैक्सीन नहीं ली है, go and consult your gynecologist and get yourself vaccinated by Tdap or Boostrix vaccine. Menopause, रजो निवृत्ति। सो इरेगुलर पीरियड्स, इस टाइम पे क्या होता है, सबका पैटर्न अलग अलग होता है। आपकी सहेली को ऐसा हुआ है या आपकी सिस्टर को ऐसा हुआ है, जरूरी नहीं आपको वैसा ही कुछ हो। इरेगुलर पीरियड्स होना मतलब पीरियड्स देर देर से आना, पहले महीने महीने में आते थे, अभी 2-2 महीने में, 3-3 महीने में, 6-6 महीने में पीरियड्स का आना, या फिर बीच में कभी भी पीरियड्स चालू हो जाते हैं, आते हैं तो रुकते नहीं हैं, और कभी 3 महीने के गैप के बाद आए हैं तो बहुत ज्यादा जा रहा है। हॉट फ्लशेस होना मतलब पूरा शरीर अचानक से गर्म हो जाना, उसके साथ साथ छाती में धड़कन तेज होना, चिड़चिड़ापन, मूड सही नहीं रहना, बार बार लो फील होना, थोड़ा सा भी काम करती हूँ लेकिन थक जाती हूँ, रात में बाकी लोगों को ठंड लग रही है और मुझे गर्मी हो रही है, ऐसी भी कुछ लेडीज कंप्लेंट करती है। आजकल मेरी मम्मी बहुत चिड़चिड़ करती है, लगता है ना,
घर में हम जब मम्मी लोगों को देखते हैं, बहुत चिड़चिड़ करती है मम्मी, कि ऐसा क्या हो गया मम्मी को जो मम्मी इतना चिड़चिड़ करती है। तो शायद ये मेनोपॉज का एक सिम्टम हो सकता है। इसी दौरान उनके शरीर में कैल्शियम की कमी भी होती है। रात में उन्हें नींद नहीं आती, ड्राइनेस होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, डिप्रेस लगता है, बार बार चिंता होती रहती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें मेनोपॉज को दर्शित करती है और मेनोपॉज को पॉइंट आउट करती है। और अगर इसे हम डील नहीं कर सकते, मतलब एक स्मूथ मेनोपॉज होता है जिनमें हम पता भी नहीं चलता किसी को कि मेनोपॉज आया भी क्या। पहले 6 महीने में पीरियड आते थे, अभी साल भर से पीरियड नहीं आया और मेनोपॉज भी आ गया। यू आर लकी। आपको अगर इस तरह से मेनोपॉज आया है तो आप लकी है। लेकिन अगर इस तरह से नहीं आया है और प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो रही है कि आप डे टू डे के काम नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है तो बार बार झगड़े हो जाना, या फिर ठीक ना लगना, बीपी बढ़ जाना, ये प्रॉब्लम्स होती है, तो आपने कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वी हैव सो मेनी मेडिसिन विच आर अवेलेबल फॉर ट्रीटिंग दिस एंड डायग्नोजिंग मेनोपॉज वेल एंड गिविंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी टू। हार्मोन्स भी आते हैं जो हम देके आपके ये सब प्रॉब्लम्स कम कर सकते हैं। तो आप अभी समझ ही गए होंगे कि कब हमें गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तब हमें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, नॉट जस्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन सी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स कभी कभी लाइफ लॉन्ग हो जाती है एंड बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद उसका सॉल्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट। बट इफ यू screen it early, if you diagnose it early, then you can definitely treat it better. Thank you so much. थैंक यू मुग्धा मैडम। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा इलेबरेट एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने हमारे प्रॉब्लम्स को इलेबरेटली बताया। अगर मैं उसको पॉइंट आउट करूँ पॉइंट्स के हिसाब से, तो सेफ साइकिल्स, safe Yes. periods, Yes. safe sex, Yes. safe abortion, Hmm. safe pregnancy, safe contraception and safe from cancer. ये हमारा And बॉटम safety for लाइन us all. रहेगा। यस, तो फिर सेफ्टी हमारी विमेन की, सेफ्टी फॉर द सोसाइटी और सेफ्टी फॉर द कंट्री। हम सेफ रहेंगे तो हम सेफ बच्चों को ग्रूम कर पाएंगे, सेफली जो है आगे जनरेशन को ग्रूम कर पाएंगे और आगे सेफली हम सब लोग आगे साथ में मिलके बढ़ पाएंगे। तभी तो कंधे से कंधा मिला करके हम जेंट्स के साथ चल पाएंगे और हमारी भी जो एक वॉइस होगी और हम सब जगह रिकग्नाइज हो पाएंगे। आई थिंक मैडम में बताया है कुछ कुछ पॉइंट्स, मैडम ने बहुत अच्छे से बताया कि हम लोग मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम्स को टैबू समझ के ना चले। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओपनली बात करना चाहिए। और ये तो पता ही है हमको कि जो ब्लीडिंग लेडीज हैं, जो ब्लीडिंग जिनके बच्चों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उनको ब्लीडिंग कॉज एक्स्ट्रा अमाउंट में हो सकती है। तो आप पॉइंट को कि कैसे बताएं, कैसे डिस्कस करें, पीछे नहीं रहना है, आगे आकर के मैडम को कंसल्ट करना है और बताना है, अपने प्रॉब्लम्स को ओपनली बोलना है, वो बहुत जरूरी है। किसी को कुछ पूछना है या किसी को कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। किसी कोई पूछना है? आपने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं तो पूछिए। नहीं तो फिर मैं मैडम से क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। बिल्कुल, आप पूछिए मैडम। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात हो गई है कि हमारी की मेंस्ट्रुअल नॉर्मल क्या नहीं है, इसके बारे में सबको अप्रोच करना है, ये तो आपने क्लियर कर ही दिया मैडम। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम जो है, जब ये हाइजीन की बात आती है हम्म। तो हाइजीन करते वक्त फैंसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जाना है, ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा ये प्रेगनेंसी के टाइम में मैडम कितने विजिट्स इम्पॉर्टेंट हैं जो लेडीज ने लेने चाहिए आपके हिसाब से, जो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वही बताती है। मैं चाहूंगी कि आप वो कितने मिनिमम विजिट्स और कितने नंबर ऑफ सोनोग्राफी जरूरी है, और 20 हफ्ते वाली सोनोग्राफी क्या है,
थोड़ा सा मैम ये ब्रीफ में आप बता दीजिए प्लीज। जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी पता चले, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो 3 महीने होने का वेट मत करिए। आप सबसे पहले जाके आपका नाम दर्ज करवाइए किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास और किसी भी हॉस्पिटल में। वहां जैसे ही आपका दर्ज हो जाएगा नाम, आपका एक सोनोग्राफी पहला एडवाइस होगा। तो आपको पहले 7 महीने में हर महीने डॉक्टर के पास जाना है, 7 महीने के बाद हर 15 दिन में जाना है, और जैसे ही 9वां लग जाता है हर हफ्ते डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। समझ गए? करेक्ट? ओके। दूसरी बात, आपकी टोटल प्रेगनेंसी में 4 सोनोग्राफी जो होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। 4 सोनोग्राफी। पहली सोनोग्राफी कि आपका बच्चा बराबर से गर्भ की थैली में ही रहा है कि नहीं रहा है, बाहर तो नहीं रहा। दूसरा सोनोग्राफी जो हमें 11 हफ्ते में करना होता है, 11 से 13 हफ्ते में, उसे हम बोलते हैं एंटी स्कैन। एंटी स्कैन हमें ये बताता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल है कि एबनॉर्मल होने की चांसेस है। डेफिनेटिव नहीं होता, लेकिन एबनॉर्मल के चांसेस पता चल जाते हैं। उसे हम न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी या एंटी स्कैन बोलते हैं। एक उससे भी ज्यादा जरूरी जो कि 18 से 20 हफ्तों वाली सोनोग्राफी, जिसे हम एनोमली स्कैन बोलते हैं, जो कि 5वें महीने की सोनोग्राफी है। सुनना होगा ना, 5वें महीने की सोनोग्राफी सबसे ज्यादा जरूरी सोनोग्राफी। इसमें हम देखते हैं कि बच्चे की किडनी, बच्चे का हार्ट, बच्चे का स्पाइन, बच्चे का ब्रेन अच्छे से डेवलप हुआ है कि नहीं, उसके हाथों में 5 उंगलियां है कि नहीं, 6 तो नहीं है, या और कोई परेशानी है। ये सब चीजों को देखना, ओवरऑल सारा चेकअप, ये होती है बनावट की अच्छे तरीके से हुई है कि नहीं, ये देखने की सोनोग्राफी को एनोमली स्कैन बोलते हैं। और ये होती है 20 हफ्ते की सोनोग्राफी। और जो लास्ट चौथी सोनोग्राफी होती है वो 9वें महीने में। ओके मैडम एक 3 पॉइंट्स मैडम मैं चाहूंगी आप बोले। थोड़ा सा हमारे तरफ ना पोस्टनेटल केयर पे ध्यान बहुत कम रहता है लेडीज का, कि हम जैसे ही बच्चा हुआ हम सारे फंक्शन करने में बिजी हो जाते हैं, माँ की केयर एक तरफ रह जाती है और बच्ची की केयर तो आप छोड़ ही दीजिए। सो मेरा सिर्फ आपसे कह कि आप थोड़े पोस्टनेटल केयर के बारे में 2 या 3 पॉइंट्स बोलिए, बिल्कुल। लेडीज का स्पेशली। हाँ, लेडीज का। तो जैसे प्रेगनेंसी के बाद हमारे कानों में अचानक से हवा चलने लग जाती है क्या? बहुत सारे कानों में रुई डालते हैं, कानों को रुमाल भी बांधते हैं, उबला हुआ पानी पीते हैं। हम कानों का शेप तो नहीं बदलता, या फिर कुछ और नहीं होता? चावल खाना बंद कर देते चावल हैं, खाना बंद कर देते दही हैं, नहीं खाते हैं, हल्दी नहीं खाते सिर्फ हैं क्योंकि दलिया बच्चा खाना है, पीला हो दाल जाएगा। खाना है, मेथी की सब्जी, दलिया दाल मेथी की सब्जी, बस मैंने तो यही सुना। तो सबसे पहले बता दूं कि ये सब गलत है, और इसे मिथ बोलते हैं, या फिर ये पुराने जमाने में कुछ अलग कारण से इसे रोका गया था। लेकिन आज हमें जब न्यूट्रिशन की जरूरत है, उस टाइम पे आप ये खाना खाएंगे तो न्यूट्रिशन पूरी तरह से माँ को नहीं मिलेगा। जबकि माँ को एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत है, बिकॉज शी इज ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी है। और पहले 6 महीने में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, जिसमें हम पानी भी नहीं देते, गुट्टी नहीं देते, बाकी कुछ नहीं देते। लेकिन अगर दूध हेल्दी तरीके से आएगा कब? जब माँ खाएगी। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स देने हैं, जो भी खाने पीने की चीजें देनी है, वो माँ को दीजिए। मैं तो यही बोलती हूँ कि जो आपके हस्बैंड खा रहे हैं वो हर चीज, वो हर खाना आप खा सकते हैं। तो ये पहले हुआ न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा होता है। दूसरा होता है हाइजीन। हाइजीन मेंटेन करना, खुद का हाइजीन मेंटेन करना, क्योंकि दूध लीक होना, एक ब्रेस्ट से पिला रहे तो दूसरे ब्रेस्ट से दूध आना, स्मेल आना, बार बार कपड़े खराब होना, उसकी वजह से टाकों में भी इन्फेक्शन होना, ये चीज होती है। इसीलिए आपको खुद की क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है। सेम वे आपको बच्चों की भी क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है। एक लंगोट पहनाना बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल लंगोट पहनाना, या फिर जो कि क्लीन नहीं है, ठीक से धूप में सुखाया हुआ नहीं है, गीलापन वहां पे रह जाने से भी रैशेस होते हैं। सिर्फ डायपर यूज करने से रैशेस होते हैं ये मानना तो गलत हो जाएगा। अगर डायपर को ठीक से ना चेंज करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम है। सेम वे से आपको थर्ड चीज है कि न्यूट्रिशन हो गया हमारा, हाइजीन हो गया, एंड इस टाइम पे आपका फिजिकल एक्टिविटी। जैसे फिजिकल एक्टिविटी आपको पहले 6 हफ्ते तक
बहुत ज्यादा घर के काम नहीं करने हैं, और अगर कोई भी काम उस करने भी है या फिर एक्सरसाइज जो मामूली एक्सरसाइजेस चालू करनी है वो भी 6 हफ्ते के बाद चालू करनी है। तो पहले अगर 6 हफ्ते में आप अच्छे से दूध पिला रहे हो तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। यूट्रस पे जो या फिर गर्भाशय पर जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है। खून की मात्रा अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको जो खून जा रहा है वो कम हो जाता है। और इसी वजह से माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत हेल्पफुल होता है। एनीथिंग एल्स मैडम, कुछ और ऐड करना है? नहीं मैडम, मुझे तो यही कहना था कि हमारी लेडीज का अपनी तरफ से ध्यान हट जाता है 3 महीने, जो कि पूरा बॉडी भी पूरी रिकवर होती है। लेडीज ने अपना भी इक्वली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसको बच्चे का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे के पास माँ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी घर वालों के लिए बाकी सारे लोग हैं उनका खाना ना बनाने के लिए, बट बच्चे माँ को और अपना और बच्चे 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अपना ध्यान रखना चाहिए। बस यही मैं चाहती थी कि आप इस पॉइंट्स पे ज्यादा बात करें, क्योंकि लेडीज इस बारे में भूल जाती हैं और अपना ध्यान रखना बंद कर देती हैं। बिल्कुल। यस मैम, अंजू मैम, मैं आपसे पूछना चाह रही थी नहीं, कि मैडम से जैसे क्या आप पूछना है आप? जानती हैं। नहीं मैडम, पूछना है तो बताइए, मुझसे तो आप ऐसे भी पूछ सकते नहीं हैं। मैं प्रेगनेंसी के बारे में ही पूछना चाह रही हूँ, हाँ हीमोफीलिया के। हाँ, बोलिए बोलिए। जी मैम, आपने मिला ही है मेरे बेटे से। वो हाँ, 8 साल का आद्या, हो गया और आद्या चतुर्वेदी। फैमिली में कोई हिस्ट्री, हाँ, फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है हाँ, हीमोफीलिया की। और मेरी सिस्टर को भी अभी बेटा हुआ, उसको भी हीमोफीलिया नहीं है। टेस्ट हमने सारा करा लिया। वेरी तो गुड। मेरा 2 क्वेश्चन ये है कि पहला ये, क्या मैं सेकेंड प्रेगनेंसी के मैं सोच सकती हूँ कि मेरे बच्चे को हीमोफीलिया ना हो? और अगर बिल्कुल। जो टेस्ट होता है 3 हम्म, मंथ में, तो हम्म, अगर मैं वो टेस्ट होने के बाद अगर वो पॉजिटिव निकलता है बेबी, तो हम्म। फिर मुझे अबॉर्शन कराना सेफ रहेगा मेरे लिए? ये 2 क्वेश्चन थे मैम। पहला तो क्वेश्चन इसका मैं जवाब दूंगी, सेकंड क्वेश्चन मैडम बोलेंगी, क्योंकि अबॉर्शन से रिलेटेड है। पहला तो ये है कि आपका ऑलरेडी बेबी है, आपके बेबी का जो है ना, आद्या का पहले जेनेटिक टेस्ट होना चाहिए। तो जेनेटिक टेस्ट में पता लगेगा कौन सा जीन डिफेक्ट है आद्या को, क्योंकि सिर्फ एक ही जीन से हीमोफीलिया नहीं होता है, बहुत सारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फिर वो वाला जीन डिफेक्ट पकड़ करके, तो जब आप प्रेग्नेंट हैं तो वो 3 हफ्ते के पहले, यानी 9 से 11 हफ्ते के बीच में एक टेस्ट होता है। उसमें हम जेनेटिक मटेरियल लेके वही डिफेक्ट जो आपके बच्चे में है, जो पेट के अंदर बच्चे में, वही डिफेक्ट ढूंढते हैं। तो अगर वो डिफेक्ट नहीं है बच्चे में तो आपका बच्चा नॉर्मल है, तो उसको नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर सपोज वो रिपोर्ट को 1 महीना लगता है, इसीलिए अगर आप 9 से 11 हफ्ते के बीच में टेस्ट कर लेते हैं तो आपके पास इनफ विंडो रहता है कि आप सेफ पीरियड में अबॉर्शन का कंसिडरेशन कर सकते हैं, अगर बच्चा अफेक्टेड है तो। करेक्ट। बच्चा जो है अगर अफेक्टेड है तो कब तक कर सकते हैं, इस बारे में मैडम बोलेंगे। तुम्ही गर्भजल तपासणी किंवा या सगळ्या गोष्टींबद्दल ऐकलं असेल, है ना? पहिल्यांदा पण आधीच्या काळात पण गर्भजल तपासणी वगैरे व्हायची, पण आता मैम त्याचे मैम हिंदी में, हिंदी हाँ, हिंदी। सॉरी, हिंदी में बोले था। गर्भजल तपासनी के जो चेकअप करना, गर्भजल का चेकअप करना, उसे एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। तो ये एमनियोसेंटेसिस के बारे में पहले भी होता था, लेकिन अभी एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड मशीन से हम बच्चे का एक खून का स्मॉल अमाउंट भी निकाल के उसका चेकअप कर सकते हैं। वैसे ही बच्चे को जो वार सप्लाई करती है खून, उसका भी एक स्मॉल बायोप्सी लेके, जिसको कोरियनिक विलस बायोप्सी बोलते हैं, उसका जांच करके भी हम भेजते हैं। और माँ के खून से भी चेकअप होते हैं, जिसे एनआईपीटी बोलते हैं। ये 2-3 जांचें जो अवेलेबल है, जिससे हम काफी हद तक प्रेगनेंसी के डिफेक्ट्स डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैडम ने बोला कि वो स्पेसिफिक जीन पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 100 टेस्ट कर ले लेकिन जो स्पेसिफिक टेस्ट है वही ना करे तो फायदा नहीं होगा। इसीलिए पहले आपकी एग्जिस्टिंग बेबी का जीन डिफेक्ट देख लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम बाकी सारे हीमोफीलिया से रिलेटेड जीन्स का टेस्टिंग आपके बच्चे पे करेंगे, और हम सेफली उसको अबॉर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सेफली। मैंने आपको वो 24 वीक्स तक का लॉ दिखाया ना, तो उसमें हम राइट। 24 वीक्स तक भी आपका अबॉर्शन करा सकते हैं। मैम, इसके लिए परमिशन सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड की रहती है अबॉर्शन के टाइम में, कि फैमिली इसमें
ना वो ना हो सकती है कि नहीं, सिर्फ आपकी और आपके हस्बैंड की। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन। और ये अबॉर्शन आपको कोई डॉक्टर नहीं सलाह दे सकता, ये अबॉर्शन जो है ना आप ही दोनों का डिसीजन रहता है। हम सब बता सकते कि आपके बच्चे को तकलीफ है या तकलीफ नहीं है, आगे रखना या अबॉर्शन करना ये सिर्फ माँ बाप का डिसीजन रहता है। डॉक्टर इसमें आपको कभी फोर्स नहीं करते, ना ही कभी सजेशन ऐसा देते हैं। जब तक आपकी लाइफ को स्टेक पे नहीं है या आपकी मतलब माँ की जान को खतरा नहीं है, तब तक डॉक्टर ऐसा आपको कभी नहीं कहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमें आपने आपको जो है ये वाला जो बेबी जो हीमोफीलिया है जिसकी वजह से आप तकलीफ में है, तो वो आप ही को ही डिसाइड करना है कि आगे जाके क्या करना है आपने उसका। तो आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो थैंक यू सो मच मैडम। इससे इतना एनलाइटिंग डिस्कशन के बाद जो अभी भी हमारे क्वेश्चंस आई एम श्योर खत्म नहीं होने वाले हैं। सो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ये हम चाहेंगे कि अपने हेल्थ की तरफ हम एक प्रोग्रेस करें, मूवमेंट ले और अपना अपना डे टू डे अच्छे हेल्दी लाइफ के साथ सेलिब्रेट करें। जिसके लिए हीमोफीलिया सोसाइटी नागपुर चैप्टर और विमेंस ग्रुप नागपुर की तरफ से मैं मैडम का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। सारे पार्टिसिपेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो हमने 1 घंटे के वेबिनार जो 1.5 घंटे तक चल पड़ा है, उसके लिए थैंक यू कहूँगी। मेरे प्रेसिडेंट मैडम को थैंक यू कहना चाहूँगी और साथ में जो है मेरे सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर जिनका ये सपोर्ट रहा है इस वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए, स्पेशली हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर सदानंद चौधरी, मिस्टर प्रशांत चौधरी जिन्होंने ये पूरा टेक्निकल सपोर्ट हमको दिया है वेबिनार कंडक्ट करने के लिए। और ये हमारा वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है और इसके बाद हमारा जो सोशल हैंडल है उस पर यूट्यूब के जरिए अवेलेबल रहेगा। सो थैंक यू सो मच मैडम, आपने इस हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हमारे सारे पेशेंट्स के और हमारे सब मेरे भी क्वेरीज, इनफैक्ट मेरे बहुत सारे क्वेरीज भी आंसर हुए। थैंक यू so much madam for your time, and as a secretary of Hemophilia Society Nagpur chapter, I would like to conclude this webinar with again a heartfelt thank to Mugdha madam who's given us her precious time. थैंक यू सो मच मैम। मैडम का डिस्पाइट मैडम का इतना ज्यादा हेवी स्केड्यूल था, मैडम मुंबई में एग्जाम भी ले रहे हैं और हमारा वेबिनार उन्होंने कैंसिल नहीं किया, उसके लिए भी डबल थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से एकदम जेन्युइन क्वेरीज जो आपने पूछी और उनको आंसर करने में भी मजा आया। और आप सबको ये सब जो मैंने पढ़ाया, जो कि मुझे हिंदी में बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन मैं बोल पाई, तो अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन। बाय। हैप्पी वुमेन्स डे ऑल एवरीवन। हैप्पी वुमेन्स डे। बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय मैडम, थैंक यू। बाय बाय। हैप्पी वुमेन्स डे मैम। हैप्पी Same to वुमेन्स डे। everyone. बाय बाय। बाय।